हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायव त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग फिर से बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। और आज का टॉपिक होगा हमारा पहला चैप्टर, लिविंग वर्ड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन बूंद बूंद से ताल भरता है। सभी चैप्टर को बराबर वेटेज देना है, सभी के क्वेश्चन करने हैं। तो कभी भी किसी चैप्टर को ना तो हल्का समझे ना किसी को भारी समझे। तो चले आज के घमासान में, आज के लाइव टेस्ट में आपको पता ही है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। 30 सेकंड का समय मिलेगा। उस 30 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर टाइप करना है और इसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और उस सॉल्यूशन के आधार पर आपको अपने क्वेश्चन के साथ मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसमें आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। द वर्ड मैंगीफेरा इज, मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा शब्द क्या है? जीनस है, स्पीसीज है, वैरायटी है या ऑर्डर है? शायद ही इससे सरल सवाल आज तक तुमने लाइफ में किया हो। कम से कम यार इसका तो आंसर दे दो। जल्दी से आंसर करो बेटा, इसका आंसर तो करना ही चाहिए। देखिए, मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का बोटेनिकल नेम है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है द्विनामकरण पद्धति के अनुसार जब भी हम लिखते हैं तो किसी भी नाम को दो स्टेप में लिखते हैं मैंगीफेरा और दूसरा लिखते हैं इंडिका। इसमें जो मैंगीफेरा है वो जेनस है और जो सेकंड स्टेप होता है वो होती है स्पीसीज इपिथेट। तो सही आंसर बेटा इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा इसका जीनस। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? निम्न में से जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता कौन सी है? ग्रोथ, अनेबल टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जल्दी से बताइए किसके आधार पर सजीवों को परिभाषित किया जा सकता है? थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आपको, चूंकि आपको तो लगेगा कि ग्रोथ भी है, आपको लगेगा कि ग्रोथ भी, सिर्फ ये आपको नहीं लगेगा, ये तीनों आपको लगेंगे कि सजीवों के लक्षण है, चूंकि ये तीनों पढ़ाए जाते हैं। एक बार आप आंसर करो फिर मैं बताता हूं। बेटा इसका सही आंसर है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करना। अब आप अगर पूछ रहे हो कि ग्रोथ क्यों नहीं होगा, ग्रोथ निर्जीवों में भी होती है। ग्रोथ केवल सजीवों में नहीं, दीवार बढ़ती है, दो लोहे के पाइप को बेंड कर दिया जाए, बेल्ट कर दिया जाए, ग्रोथ हो गई। लेकिन
सजीवों की ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक होती है, निर्जीवों की बाह्य होती है। एक्सेप्शन है, केवल ग्रोथ के आधार पर हम सजीवों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन की तो बात ही मत करो। रिप्रोडक्शन सजीवों का लक्षण है, लेकिन केवल रिप्रोडक्शन के आधार पर हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सजीव ऐसे हैं जिनमें प्रजनन होता है और बहुत सारे ऐसे भी जिनमें प्रजनन नहीं होता है। एक्सेप्शन आ गया, जैसे मूल, वर्कर बी और अनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये तीनों कैसे? ये तीनों बच्चे नहीं देते, लेकिन सजीव तो है, तो इसके आधार पर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर बेटा हम बात करें किसकी, किसी भी सजीव की बात करें, तो वातावरणीय संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उस पर रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देता है। तो इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन में सजीवों को परिभाषित कर सकते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। मेटाबॉलिज्म या उपापचय है, रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। गेन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति करता है। रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन या प्राप्ति करता है। कैटाबोलिज्म ऑफ अ रिएक्शन केवल अपचय क्रिया है। मजेदार क्वेश्चन, सही से जवाब दीजिए। देखिए, उपापचय दो शब्दों से बना है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। ये हमेशा मेकिंग ऑफ रिएक्शन और ये हमेशा ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन होता है, अर्थात इसमें संगठन होता है और इसमें विखंडन होता है। तो जब दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है तो ये इंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक दोनों प्रकार की होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं में ऊर्जा ली भी जाती है और ऊर्जा निकाली भी जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ली जा रही, लेकिन रिस्पिरेशन में ऊर्जा को बाहर निकाला जा रहा। तो दोनों बातें हुई कि नहीं हुई? जब दोनों बातें हुई यहां पर बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा कि उपापचय अभिक्रियाओं में ऊर्जा ली भी जाती है और ऊर्जा को बाहर निकाला भी जाता है। ईमानदारी से खेलिए, बातें मत करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Two animals which are member of the same order must also be members of the same. एक ही गण के दो प्राणी अनिवार्य रूप से किसके सदस्य होंगे? क्लास के, फैमिली के, जीनस के या स्पीसीज के? जल्दी से बताइए। ऐसे दो सदस्य जो एक ही ऑर्डर के हैं, वो निश्चित तौर पर अनिवार्य रूप से किसके और सदस्य होंगे? वर्ग के, फैमिली के, जीनस के या स्पीसीज के? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो, आपको बताया गया कि कई सारी स्पीसीज आपस में मिलकर के एक जनरा बनाती और कई सारे जनरा आपस में मिलकर के एक फैमिली बनाते और कई सारी फैमिली आपस में जुड़ करके एक ऑर्डर बनाते और कई सारे ऑर्डर आपस में जुड़ करके क्या है? क्लास बनाते। ऐसे तो अगर एक ही ऑर्डर के दो सदस्य हैं तो इसका मतलब यह है बेटा कि इनका क्लास भी समान होगा। किसका समान होगा? इनका क्लास भी समान होगा। तभी तो ये एक ही ऑर्डर के दो समान सदस्य आए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। रिप्रोडक्शन कैन अकर विद इन मेंबर ऑफ, प्रजनन
किसके सदस्यों के बीच हो सकता है? दो वंश के सदस्यों के बीच, दो जाति या प्रजाति स्पीसीज के बीच, दो ऑर्डर्स के सदस्यों के बीच, या दो फैमिली के सदस्यों के बीच? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी आंसर है इसका। जॉनर ने क्या कहा? जॉनर ने कहा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड स्पीसीज, जातियां एक दूसरे से प्रजनन के आधार पर भिन्न होती है। रिप्रोडक्शन कैन अकर विद इन मेंबर ऑफ ए प्रजनन। दो अलग अलग प्रकार की जातियों के बीच प्रजनन नहीं हो सकता। आदमी और बकरी के बीच प्रजनन नहीं हो सकता। आदमी और आदमी के बीच ही प्रजनन हो सकता है। यानी जननी तौर पर एक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है। एनसीईआरटी की लाइन कैसे भूल सकते हो? और इसका आंसर क्या आएगा? स्पीसीज आएगा। यानी दो जातियां प्रजनन किनके बीच हो सकता है? तो एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच हो सकता है। किसके बीच नहीं हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो अलग अलग जातियों के बीच प्रजनन नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल अब आपके बोर्ड पर यह रहा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन चुनिए। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। केवल जीवित जीव ही बढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज। पौधे केवल एक निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। जीवित जीवों में वृद्धि अंदर से होती है। सभी करेक्ट पूछ रहा है ना, जल्दी बताओ। इन चार सेंटेंस में सही कौन सा है? देखो, पहली बात की अगर बात की जाए, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बिल्कुल गलत है। निर्जीवों में भी ग्रोथ होती है। दूसरा था प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, बिल्कुल गलत बात। अनलिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंस इन द प्लांट, एनसीईआरटी की लाइन है। पौधों में वृद्धि हमेशा होती है। हर साल पत्तियां निकाल दी जाती, ऊपर की शाखाएं निकाल दी जाती, फिर से निकल आती, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में वृद्धि हमेशा एक निश्चित समय अंतराल तक ही होती है। अब मैं नहीं बढ़ रहा हूं। जीवित जीवों में वृद्धि अंदर से होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक एंड नॉन लिविंग ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक। सजीवों में होने वाली वृद्धि उपापचयी क्रियाओं की, उसकी उपापचयी क्रियाओं का रिजल्ट होता है। सही आंसर क्या आएगा? द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक ग्रोथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्या कह रहा है? डेड ऑर्गेनिजम्स, मृत जीव बढ़ते हैं। डू नॉट ग्रो, नहीं बढ़ते हैं। समटाइम ग्रो, कभी कभी बढ़ते हैं। एक्सिबिट एक्सटर्नल ग्रोथ ओनली, केवल बाहरी वृद्धि दिखाते हैं। डेड के लिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मृत के लिए। जल्दी से बोले, कभी किसी डेड बॉडी को बढ़ते हुए देखा है? फिर इतना क्यों सोच रहे हो? ऐसे फालतू क्वेश्चन के लिए भी समझ चाहिए। तो क्या आंसर आएगा? कि निर्जीव कभी वृद्धि नहीं करते। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। सेलेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स शोइंग ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज ओनली। केवल एक निश्चित आयु तक वृद्धि दिखाने वाले जीवों का चयन करें। गुलाब, ह्यूमन, पपाया, मैंगो। इनमें से ऐसा कौन है जो केवल एक निश्चित समय अंतराल तक ही वृद्धि करता है? देखो, इसमें रोज, पपाया और मैंगो, ये क्या है? ये प्लांट है। और प्लांट हमेशा अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं।
अनलिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड नहीं, पूरे जीवन इनमें वृद्धि होती है। एनिमल्स कौन है केवल इसमें? ह्यूमन। और जंतुओं में ग्रोथ कैसी है? सर्टेन एज तक होती है। आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अपन, तो व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? निर्जीव वस्तुओं में किस प्रकार की वृद्धि होती है? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, सतह पर पदार्थों के जमाव के द्वारा। एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड, अंदर पदार्थों के जमाव के द्वारा। एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर दोनों। नन ऑफ दीस। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन कोशिश करोगे तो बता ले जाओगे। देखिए, निर्जीवों में होने वाली वृद्धि जो होती है वो कैसे होती है? एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा रख दिया, तीसरा रख दिया, कहीं पर मिट्टी लगा दी, कहीं पर कोई चीज ऐसे लाके जोड़ दी। यानी हमेशा निर्जीवों की वृद्धि जो होती है वो बाह्य वृद्धि होती है, वो कभी भी आंतरिक वृद्धि नहीं होती बेटा। हमेशा कैसी होती है? कैसी होती है? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। बाहर से जब कोई पदार्थ आपस में जोड़ दिया जाता है तो ही इनमें ग्रोथ होती है। अब हम लोग बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, द्विनामकरण पद्धति का मतलब है वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट। एक ही नाम को जब दो वैज्ञानिक देते हैं। टू नेम्स, वन साइंटिफिक अदर लोकल। एक वैज्ञानिक नाम होता है और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? लोकल नाम, स्थानीय नाम होता है। टू नेम्स, वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन। दो नाम, एक लैटिन एक व्यक्ति का। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। जल्दी से बताइए, सरल सरल सवाल है, बिल्कुल जल्दी से बोलिए। सही आंसर क्या आएगा? कि जब भी हम वैज्ञानिक नाम किसी का लिखते हैं, साइंटिफिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय मिस्टर कैरोलस लिनियस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब भी हम किसी का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो पहला स्टेप जेनेरिक नेम का होगा और दूसरा होगा स्पीसीज एपिथेट का। आंसर जाता है डी की तरफ। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिलीज बिटवीन। फैमिली किसके बीच स्थित होती है? संघ और गण के बीच, गण और वंश के बीच, जगत और वर्ग के बीच, वंश और प्रजाति के बीच। देखिए, इसमें आपको एक बार फिर से मैं बताऊंगा यहां पर कि जो हमारी कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है या हिरार्ची हम इसको कहते हैं, कितनी होती? किंगडम, फिर इसके बाद डिवीजन या फाइलम, फिर इसके बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीसीज। अब ये पूछ रहा फैमिली किसके किसके बीच होगी? फैमिली किसके किसके बीच होगी? जल्दी से बताइए। अब तो मैंने हिंट्स कर दिया आपको, जल्दी से बताइए किसके किसके बीच आएगी? ऑर्डर और वंश के बीच। ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है ऑर्डर और ये लिखा हुआ है जीनस। तो जीनस और ऑर्डर के बीच में आती बेटा हमेशा फैमिली आती है। ये इसका आंसर रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। टैक्सॉन इज आ। टैक्सॉन क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग।
जल्दी से बोलिए। देखिए जितने भी अभी कैटेगरीज का मैंने प्रयोग किया, चाहे वो किंगडम की बात कर रहा था, मैं डिवीजन फाइलम की बात कर रहा हूं, फैमिली की बात की, ऑर्डर की बात की, जीनस की बात की, स्पीसीज की बात की, ये सभी अपने आप में एक टैक्सॉन है। यानी कैटेगरी का एक स्टेप जो है उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। तो आंसर किधर जाएगा आपका? टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंक। जो भी रैंक दिए गए, जो भी कैटेगरीज का यूज किया गया, वो सभी के सभी बेटा इसमें से, जैसे अपने आप में समझ लो तो किंगडम एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है। क्लियर हुआ? तो ये आंसर इसकी तरफ जाएगा, डी की तरफ। अब बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम, उच्च संगठन स्तर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? और टिश्यू इटसेल्फ, इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। दो ऑप्शन गायब है इसके। दो ही में बताओ, आंसर है इसमें, देख लिया मैंने। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज फ्रॉम, उच्च संगठन का स्तर उत्पन्न होता है किसके द्वारा? इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। सजीव जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी दिखाते हैं, तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन संगठन का, सजीवों के संगठन का जन्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये 14 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। फाइलोजेनी रिफर्स टू, वंशावली का अर्थ है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, जीवों का विकासात्मक इतिहास। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, जीवों का क्रम विकासी इतिहास। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ओनली प्लांट्स, केवल पौधों का क्रमिक विकासी इतिहास। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ओनली एनिमल्स, केवल जानवरों का क्रमिक इतिहास। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। फाइलोजेनी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, या फाइलोजेनी कहते किसे? देखिए बेटा, फाइलोजेनी का मतलब है किसी एक एंशियंट से लेकर के, एंशियंट का मतलब जैसे यहां पर कोई भी एक पूर्वज, फिर उससे आगे जातियां बनती हैं, इस तरीके से ऐसे और जातियां बनती चली जाती हैं। तो ये जो एक क्रमिक विकास होता है, जीवों का एक जो क्रमिक विकास होता है कि कौन सा जंतु किसके द्वारा आया, है ना, कि मछली, इसके बाद फ्रॉग यानी पाइसेस, पाइसेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स। तो ये एक जो सजीवों का क्रमिक विकास होता है, जो विकास होता है, उससे हम, उसकी स्टडी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा बाहुबली टाइप का दिख रहा है ना, घबराना नहीं है। इसके क्वेश्चन कभी भी उसकी जो लेंदी होता है ना क्वेश्चन, उसको देख के नहीं घबराना, क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर अपने आप आएगा। हमेशा जो बड़े दिखने वाले सवाल होते हैं वो सरल होते हैं। सिस्टमेटिक इज द, सिस्टमेटिक क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के वर्गीय के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। जीवों के क्रमिक विकासी संबंधों से संबंधित शाखा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जीवों की विविधता से संबंधित शाखा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जल्दी बताइए, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं? तो वो सिस्टमैटिक शब्द अपने आप में कह रहा सिस्टम, और
ये जीवों की विविधता से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के सजीवों को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं। तो दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। हमने कहा था ना कि क्वेश्चन के इस पर मत जाओ कि वो बड़ी लैंग्वेज उसकी दिख रही है, इस बात पर जाओ कि चलिए अगला क्वेश्चन इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण में वंश और प्रजाति दोनों इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दोनों अक्षर जीनस एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल अल्फाबेट्स। इन बोथ जीनस एंड स्पीसीज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। दोनों का पहला अक्षर बड़ा होता है। जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज, वंश को जाति के बाद लिखा जाता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, दोनों को इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि यदि मशीन से लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखना होगा, अगर हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करना होगा। ये एक लाइन आपको याद होगी, मैंने ट्रिक बताई थी कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स याद करते हैं। भाषा होगी लैटिन भाई और न कोई मानी जाई, ऐसी कोई ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको। नाम शुरू, वंश शुरू स्मॉल, वंश शुरू कैपिटल से, जात शुरू स्मॉल से, ऐसी कोई ट्रिक बताई थी। उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन है। तो बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, मेरे को तो यही सही लग रहा। अब देखो बी वाला इसका गलत क्यों लग रहा है। जीनस एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल अल्फाबेट्स, नहीं, जीनस शुरू कैपिटल से, जात शुरू स्मॉल से, तो ये वाली बात गलत होगी। कह रहा दोनों लिखे जाएंगे। इन बोथ जीनस एंड स्पीसीज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, नहीं ये भी गलत है। पहला जीनस का पहला कैपिटल लेटर होगा, जैसे क्या लिखा गया मैंगी फेरा, और इसके बाद लिखा जाता है इंडिका। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वंश जो है मैंगी फेरा है, तो इसको कैपिटल से स्टार्ट किया, और इंडिका को हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 17 की, जीवों से संबंधित लक्षण चुनिए। सेलेक्ट फीचर रिलेटेड टू लिविंग्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जीवों से संबंधित लक्षण चुनिए, इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए भाई आंसर। ये सरल वाले सवाल तो आप बताया ही करो। जीवों से संबंधित लक्षण, देखो यहां पर अगर हम बात करें तो तीनों है, ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है और मेटाबॉलिज्म है। पिछला क्वेश्चन अलग था। पिछले क्वेश्चन ने यह कहा था कि निम्न में से किस लक्षण के आधार पर सजीव को परिभाषित किया जाता है। इस बार ये क्वेश्चन नहीं है। इस बार क्वेश्चन ये है कि जीवित जीवों से संबंधित लक्षण चुनिए। तो जीवित जीवों में तो ये सारे लक्षण आ जाते हैं। सही आंसर इसका आएगा बेटा, इसका सही आंसर आने वाला है डी, ये सही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सभी जीवित जीवों की सबसे स्पष्ट और तकनीकी रूप से जटिल विशेषता कौन सी है? वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन या इरेटेबिलिटी, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। इन चार में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों को और अधिक रूप से ये स्पष्ट और जटिल विशेषता के रूप में परिवर्तित करता है? जल्दी से बोलिए बेटा। देखो आंसर दिया करो यार, गलत हो या सही वो बात अलग की बात। देखो सबसे जो विशेषीकृत लक्षण है वो उद्दीपन के प्रतिक्रिया, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये हमारी बॉडी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। बात को समझ में आया? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन की तुलना में स्टिमुली को गेन करना और उस पर ब्रेन के द्वारा ट्रांसलेशन और जो अफेक्टर्स है बॉडी उसके द्वारा उनको रिस्पॉन्स करना, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है हमारी बॉडी की।
चलिए फिर एक से ये दिख रहा है आपको बाहुबली सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इनमें से सही आंसर को चुने। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग सेल्स। ऊतकों के गुण उनकी कोशिकाओं में नहीं होते बल्कि कोशिकाओं के परस्पर संपर्क से उत्पन्न होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट present in their molecular components but arise due to interaction among molecules। कोशिकाओं के गुण उनके आणविक घटकों में नहीं होते बल्कि अणुओं की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि दो स्टेटमेंट हैं कि ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन और करेक्ट। जल्दी से बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। इनमें से दोनों बातें गलत है। ऊतकों के गुण उनकी कोशिकाओं में नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिकाओं से बनके ही ऊतक बनता है, तो जब कोशिकाओं में गुण होंगे तब ऊतकों में गुण होंगे। दूसरी बात इसने लिखी, कोशिकांगों के गुण उनके आणविक घटकों में नहीं होते बल्कि अणुओं की, उल्टी बात कर रहा है। तो इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 20 की, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहा है सवाल का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप होता जा रहा है, मगर खेलना बंद मत करिए। चलिए, हम कभी नहीं कहते हैं कि पढ़िए, हम कहते हैं पढ़ाई के साथ खेलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फैमिली इन टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण में फैमिली के लिए कौन सा कथन सही है? एनिमल फैमिली एंड इंड विद सफिक्स आईडी, प्राणीकुल आईडी से समाप्त होते। A family is a group of related genera with fewer similarities as compared to genus and species. Both vegetative and reproductive features are taken as the basis of plant classification. पौधों के वर्गीकरण में शाकीय और जननी प्रकार के लक्षण लिए जाते हैं। और अंत में है all of these, सभी। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटो, ये चारों बातें सही है। एनिमल्स में सफिक्स के रूप में आईडी लगता है, जैसे फेलाइडी, कैनाइडी, ह्यूमाइडी, है ना, पढ़ाया था मैंने। इसी प्रकार आगे वाली बात करें तो अ फैमिली ऑफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, कई सारे जनरा मिलकर के एक कुल या फैमिली का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, एनसीईआरटी की लाइन है, इसे भूलना नहीं है, दोनों मिल करके, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा? ये मैंने कहा ना कि आप घबराइए मत, क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से सोचिए, आपको जो पढ़ाया गया वो निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। जो 20 नंबर 1 क्वेश्चन है, चूज द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट बिलोंगिंग टू जीनस सोलेनम। सोलेनम वंश के अंतर्गत कौन नहीं आता? आपको पढ़ाया गया था सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलेंजियोना। तो सोलेनम में कौन सा नहीं आएगा? पोटैटो सोलेनेसी फैमिली का है, ब्रिंजल भी सोलेनेसी फैमिली का है, टमाटर भी सोलेनेसी फैमिली का, ओनियन नहीं आएगा बेटा। ये किसका है? ओनियन आता है लिलिएसी फैमिली का। तो ओनियन जो होता है इसका करेक्टर नहीं है। बाकी 3 एक फैमिली के और एक अकेला दूसरी फैमिली का है। तो बात समझ में आ गई। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अमॉन्ग सेल। ऊतकों के गुण कोशिकाओं में नहीं होते के कारण उत्पन्न होते। इंटरेक्शन, अंतरक्रिया, जेनेटिक मटेरियल, नॉन इरेक्टिबिलिटी। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स but arise as a result of interaction among cells। मैंने अभी कहा था कि तमाम सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती हैं, तो सभी ऊतकों की जो अंतर क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप वो ऊतक काम करता है। आंसर क्या आएगा? ए। चलिए बात करें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा दिखने वाला सवाल। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे देखी जा सकती है?
काउंटिंग द मास ऑफ कल्चर्ड सेल, संवर्धित कोशिकाओं के द्रव्यमान को माप करके। काउंटिंग नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विवो कल्चर, पलखनली अवस्था में कोशिकाओं की संख्या को गिनकर। ग्रोथ नेवर अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय सजीवों में वृद्धि नहीं होती है। काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर, जल्दी बताइए, एक हिंट्स दूं मैं आपको। मैंने आपको कहा था कि रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन बोथ आर द साइमल्टेनियस कैरेक्टर इन मोनोसेलुलर। बैक्टीरिया में बना के भी दिखाया था कि प्रजनन और संख्यात्मक दोनों एक दूसरे के साथ समतुल्य क्रियाएं हैं। अब तो आंसर दो ना यार, जल्दी बताओ क्या होगा इसका। इसका आंसर आएगा बेटा डी, कोशिकाओं की संख्या को गिन करके उनके प्रजनन और वृद्धि दोनों क्रियाओं को एक साथ मापा जा सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 की अगर बात की जाए तो एन ऑर्गेनिजम्स इज इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, इट मे बिलोंगिंग टू सेम। एक सजीव है जो एक ही वर्ग में है लेकिन एक कुल में नहीं है, तो वह किसका हो सकता है? जल्दी से बोलो, दिमाग लगाओ, आएगा क्यों नहीं आएगा? देखो कह रहा है कि एक क्लास का सदस्य है, तो क्लास किससे बना है? कई सारे ऑर्डर से मिलकर के बना है, और एक ऑर्डर में फैमिली आती है, कई सारी फैमिली आती है। एक जीव एक वर्ग क्लास में लेकिन एक ही कुल में नहीं है, तो नहीं रहने दो, एक ऑर्डर में हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 24 का क्या आएगा बेटा? ए आएगा। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 25 की, 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी टॉप द हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, हाईएस्ट कैटेगरी पूछ रहा है। वर्गीकरण की जो कैटेगरीज हैं, जो श्रेणियां हैं, उनमें सबसे उच्च श्रेणी कौन सी है? बच्चों वाला सवाल और आंसर भी बच्चों वाला, किंगडम। सबसे पहले किंगडम आता है, तो हाईएस्ट कैटेगरी क्या होगा? किंगडम होगा, और लोएस्ट कैटेगरी जो होती है वो हमेशा स्पीसीज होती है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, Which of the following is not a result of cell division? कुछ का विभाजन का परिणाम नहीं है। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन। सीधा सीधा आंसर है कि मेटाबॉलिज्म कभी भी कुछ का विभाजन का परिणाम नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल डिवीजन होता है। चलिए बेटा बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। This title is given to 2020. This title is given to 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? लर्निंग क्वेश्चन है। मेंडल को, लिनियस को, अर्नेस्ट मेयर को या अर्नेस्ट हैकेल को? 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। अर्नेस्ट मेयर। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको आंसर लगाने का मौका नहीं दिया, डायरेक्ट बता दिया। अभी क्वेश्चन आपके सामने और है, अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस द एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल कॉज। कौन सा जीव पर्यावरणीय उद्दीपनों को महसूस कर प्रतिक्रिया दे सकता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ, नन ऑफ देम। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर तो सब लोग दो। सपोर्ट नहीं करते हो फिर मजा नहीं आता है, फालतू बातें करने के चक्कर में। अरे आंसर दो, मुझे भी लगे कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है, हमारे बच्चे भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर गड़बड़ कर रहे हो ना, जो भी गड़बड़ कर रहा है वो धोखा अपने साथ कर रहा है। क्वेश्चन ना भी हो तो भी जवाब दो, डिप्रेशन से नहीं। जब गलती करोगे तभी सही होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। बिना नाकामी के कभी कामयाब नहीं बना आज तक कोई, बिना बेइज्जती कराए आज तक कोई इज्जतदार नहीं बना। तो बेइज्जती कराओ क्वेश्चन गलत करके, नाकामी पता चलेगी तभी तो अच्छाई की तरफ बढ़ोगे। चलिए, तो इसमें हमेशा मैंने कहा था कि सभी सजीवों का लक्षण है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली।
तो चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोटिक हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इसका सही आंसर क्या आएगा कि सभी प्रकार के सजीवों में बाहरी उद्दीपनों को महसूस कर प्रतिक्रिया देने की कैपेसिटी होती है। चलिए अब बात करें 28 नंबर की, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। लर्निंग क्वेश्चन, ये भी लर्निंग क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा अर्नेस्ट मेयर, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। शरीर में होने वाली सभी प्रकार के अभिक्रियाओं के योगफल को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कार्बोक्सिलेशन। जल्दी बताओ। सभी प्रकार की संगठनात्मक और विखंडनात्मक कोशिकीय क्रियाओं के योगफल को क्या कहा जाता है? मैंने सरल कर दिया बोल करके। क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं, ह्यूमन बिलोंग टू द फैमिली। ह्यूमन बिलोंग टू द फैमिली। मनुष्य किस कुल फैमिली से संबंधित है? होमोइडी, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम होता है, प्राइमेटा ऑर्डर होता है, मैमेलिया क्लास होती है। अब कौन बच रहा? अब बच रहा होमोइडी। तो होमोइडी फैमिली के अंतर्गत मनुष्य आता है। बात समझ में आ गई? चलिए बेटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31 क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेलेक्ट अ जीनस नॉट रिलेटेड टू फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। सोलेनम, पिटूनिया, डेटुरा, मैंगीफेरा। सोलेनम, पिटूनिया और डेटुरा ये तीनों सोलेनेसी फैमिली के क्या है? वंश है। मैंगीफेरा इंडिका ये आम है और ये अलग फैमिली का सदस्य। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। व्हीट बिलोंग, क्वेश्चन है हमारे पास 32, व्हीट बिलोंग टू विच फैमिली? गेहूं किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से, एनाकार्डियेसी से, लिलिएसी से, पोएसी से। देखो सोलेनेसी में बैंगन, टमाटर, आलू आता है। एनाकार्डियेसी ये मैंगो फैमिली है, पीछे भी बात की गई थी ना इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे पूछा गया था। तो इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी, इसकी फैमिली है। तो सोलेनेसी में मैंने क्या कहा? आलू, टमाटर, बैंगन, मकोई। एनाकार्डियेसी आम का है, लिलिएसी और पोएसी। लिलिएसी में ओनियन और गार्लिक आता है। पोएसी फैमिली जो होती है इसको हम लोग ग्रेमिनी फैमिली भी कहते हैं। जितने भी ग्रेन्स होते हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, ये सारे के सारे जितने भी अनाज होते हैं वो सभी के सभी ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और ग्रेमिनी फैमिली को ही हम क्या कहते हैं? पोएसी फैमिली भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। टैक्सॉन रिफर्स टू, टैक्सॉन किससे कहते हैं? डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ऑल ऑफ दीस। जल्दी से बताइए। सरल क्वेश्चन 33। देखो सभी, हमने क्या कहा था कि वर्गीकरण में जितनी भी, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो डिवीजन हो, या फाइलम हो, या क्लास हो, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी अपने आप में एक टैक्सॉन है। यानी वर्गीकरण की जितनी भी इकाइयां हैं, मतलब कैटेगरीज हैं, वो प्रत्येक एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। चलिए बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेट स्लो हो रहा है भाई। चलिए आगे आगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? निम्न में से जीवों की परिभाषित विशेषताएं कौन सी हैं? कॉन्शियसनेस, ग्रोथ,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। जल्दी बताइए, जिसमें परिभाषित कर सकते हो ऐसी बात करनी। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा पलटी मारते हुए आया है। देखो तीसरा और चौथा जो है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसमें होना चाहिए कॉन्शियसनेस 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 2 और ये मेटाबॉलिज्म। बेटा ये नहीं, इसका सी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए सी। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। इंडिविजुअल ऑफ विच टैक्सा कैन इंटरब्रीड फ्रीली। इनमें से किस कैटेगरी के सदस्य आपस में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं? जीनस, स्पीसीज, फैमिली या ऑर्डर। बहुत ही सरल सवाल, 3 बार ऐसा सवाल आ चुका है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। तो एक जाति के 2 सदस्य आपस में क्या कर सकते हैं? प्रजनन के द्वारा समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। भाई साहब मशीनी युग है, हम सभी मशीनों के गुलाम हो चुके हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि मेरा पढ़ाने का भी और मन है, लेकिन ये बार बार इंटरनेट जो है ना, हमको इंटरनेट कर रहा है। इंटरनेट जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहा है। आप समझ जाओ कि फिर आपको भी वहाँ दिखाई नहीं देगा, प्रॉब्लम होगी और क्लास खराब हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, कहाँ जाएगा इंटरनेट, फिर पकड़ेंगे इसको, हम लोग भी मानव हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।